वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2008 की कोरियन फिल्म बेबी एंड मी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में जून नाम का एक लड़का इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए मार्केट में कुछ लड़कियों को ताड़ रहा होता है। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी लड़कियां होती है, पर एक मोटी लड़की के पास जाने का वो फैसला करता है। वो बड़े प्यार से उसे रोकता है और कहता है मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। अब दोस्तों, जून दिखने में क्यूट तो था ही, वो लड़की भी पूछ लेती है बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो ये कहता है मुझे दूध चाहिए आपका। और इतना सुनते ही वो लड़की आग बबूला हो जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखिए इसे पीना है, ये फॉर्मूला मिल्क नहीं पीता, इसे रियल मिल्क ही चाहिए। पर वो लड़की गुस्सा करके चली जाती है और जून बेबी से कहता है मान जाना मेरे बाप, पी लेना ये फॉर्मूला मिल्क, वरना तेरी वजह से मुझे पक्का लात खानी पड़ेगी। पर वो बेबी इशारों में कहता है नहीं नहीं, मुझे तो बेस्ट मिल्क ही चाहिए। अब ये सब क्या चल रहा है दोस्तों, बताते हैं आपको। इसके लिए हमें एक हफ्ते पहले चलना होगा। सड़क किनारे कुछ लड़के फाइट कर रहे होते हैं, तभी एंट्री लेता है अपना जून बिल्कुल हीरो की तरह अपनी बाइक पे। वो उतरकर उन लड़कों को खूब पीटता है और फिर अपने चंगू मंगू नाम के दो दोस्तों से कहता है मैंने मना किया था ना तुम लोगों को झमेले में पड़ने से। तो वो कहते हैं कि पर भाई ये सब तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद हम जून को देखते हैं टाइकोंडो क्लास में, जहां उसके ट्रेनर उसको पनिश करता है। वो भी रोड साइड में झगड़ा करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था रोड साइड फाइट के बारे में जो कि जून ने की थी। वो जून को पटक पटक के मार रहे होते हैं और तभी एंट्री होती है जून की मॉम और उस ट्रेनर की वाइफ की। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेनर जून के डैडी होते हैं। तो जून की मॉम अपने पति के कान पकड़कर घुमा देती है और कहती है कि मेरे बेटे को मार कर दमी लोगे क्या। फिर वो जून को भी डांटती है कि तुम कब सुधरोगे बेटा, जब देखो तब कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हो। तुम एक काम करो, जाकर शादी करो और एक बच्चा पैदा करो अपने ही तरह, तब तुम्हें हमारा दर्द समझ में आएगा। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, जब जून स्कूल में जाता है तो उसे स्कूल के गेट के बाहर एक अजीब सी लड़की मिलती है जिसने व्हाइट कॉस्ट्यूम पहन के रखा होता है और वो बिल्कुल बीच में खड़ी होती है। तो जून गुस्से में हेलमेट उतारता है और उस लड़की से कहता है कि मरने का मन है क्या आपका। पर वो लड़की जिसका नाम मिनी था दोस्तों, वो तो जून को देखकर एकदम से अलग ही दुनिया में चली जाती है। वो सीधा निकालती है अपना फोन और जून की एक फोटो क्लिक कर लेती है और फिर वो अपना मोबाइल नंबर बताती है और जून का भी जानना चाहती है मोबाइल नंबर। पर जून उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो तो पास ही के टपरी वाले के पास जाता है कि ये रहा आज का पैसा, और फिर वो एक नोट अपनी बाइक पे खोंसकर स्कूल के गेट के अंदर फांद कर चला जाता है। और ये पैसे उसने टपरी वाले को बाइक पार्क करने के लिए दिए होते हैं। फिर हम स्कूल के अंदर चंगू और जून की टीचर के द्वारा पिटाई होते हुए देखते हैं, वो भी एक डंडे से। वो उन्हें इतना मारती है कि उनका डंडा ही टूट जाता है। दरअसल ये स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है दोस्तों। चंगू और जून के फाइट में इन्वॉल्व होने की खबर यहाँ तक पहुंच गई थी टीचर को। हालांकि चंगू और जून टीचर को बता चुके होते हैं कि फाइट उन लोगों ने शुरू की थी, मगर टीचर का कहना होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती बच्चों, जरूर तुमने भी कुछ गड़बड़ी की होगी जिसके बारे में तुम ना बताकर बचना चाह रहे हो। अब तो कल की कमेटी में ये डिसाइड होगा कि तुम तीनों को सस्पेंड करना है या फिर नहीं। और हाँ, कल अपने अपने पेरेंट्स के साथ आना स्कूल। दूसरी ओर दोस्तों, मिनी जाती अपने घर भागते हुए और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे फिर से स्कूल जाना है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स खुश होते हैं और उसे तुरंत स्कूल भेज देते हैं। वैसे पता है दोस्तों, मिनी के पेरेंट्स के 9 बच्चे हैं, टीनेज से लेकर टॉडलर और बेबी, सभी कैटेगरी में उनके पास बच्चे हैं। खैर, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मिनी जाकर बैठ जाती है जून के बगल वाली सीट पे। जून बैक बेंचर था तो टीचर मिनी को मना करते हैं पीछे बैठने के लिए, मगर वो जून की वजह से पीछे ही बैठती है और जबरदस्ती उससे बातचीत करने लगती है। तो ब्रेक की बात होती है, जून और चंगू छत पे जाकर स्मोक करते हुए बातें करते हैं कि पता नहीं मंगू आज स्कूल क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पे मिनी आ जाती है और इन्हें लेक्चर देने लगती है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग किल्स, इससे लंग कैंसर होता है। तो चंगू फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि जाओ ना यहाँ से चुपचाप, बेकार में और टेंशन मत दो। तो दोस्तों, वो चंगू के सर पे मुक्का मार देती है और कहती है तुम्हारे भले के लिए तो बोल रही थी। फिर वो चली जाती है। तो चंगू कहता है कि ये एलियन आखिर कहाँ से आई। अब रात में जब जून अपने घर पर जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं देते। टेबल पर एक कैसेट रखी होती है जिसे प्ले करने पर जून को अपने पेरेंट्स की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारी हरकतों से बहुत ही परेशान हो चुके हैं बेटा। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब तुम्हारी शिकायत ना आए। आज फिर से तुम्हारे स्कूल से बुलावा आया है। हमें हर कुछ न कुछ दिन में तुम्हारे स्कूल से बेइज्जत होना पड़ जाता है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम रहो आराम से जब तक तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं हो जाती, और जब तक तुम एक जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाते तब तक हम लौट कर घर नहीं आने वाले। तुम्हारे खर्चे के लिए हमने $100 रखे हुए हैं और इसी में तुम्हें अपना पेट पालना होगा। अगर तुम इनको 1-2 दिन में उड़ा दोगे तो खुद ही पैसे कमाने होंगे, क्योंकि हमने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी होल्ड करवा दिया है। ये सब देखकर जून थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है और फिर खुश भी होता है दोस्तों कि चलो अब घर पर कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हो जाऊंगा। इसी खुशी में जून तुरंत ही चला जाता है पास ही के सुपरमार्केट में और वहां से मस्त पार्टी के लिए खरीदारी करने लगता है और कॉल करके अपने वही चंगू मंगू को भी पार्टी के लिए बुला लेता है कि घर पे कोई नहीं है, आ जाओ मस्त एंजॉय करेंगे। और जब जून दारू की खरीदारी कर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक बेबी पे
जिसे किसी ने जून के कार्ट पे डाल दिया था और आसपास उसके पेरेंट्स कहीं नजर नहीं आते। इसलिए जून सुपरमार्केट की कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करता है। वो लोग माइक पे अनाउंसमेंट भी करते हैं कि यहाँ पे एक बेबी आ गया है, जिसका भी है ले लो, जो भी इसके पेरेंट्स से प्लीज आकर ले लो बेबी को। तो कस्टमर सर्विस वाले बेबी को पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं ताकि पुलिस उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा सके। पर सबसे पहले इस बच्चे को किसने देखा था, पुलिस वाले ये तो जरूर पूछेंगे। इसलिए कस्टमर सर्विस वाले जून से उसकी डिटेल्स एक कागज पे लिखने के लिए कह देते हैं। जब तक वो अपनी डिटेल्स लिखता है ना दोस्तों, तब तक उन्हें बेबी के पास से एक कागज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि बेबी का फादर जून है, जो कि म्योंग स्योंग हाई स्कूल का स्टूडेंट है। और जब कस्टमर सर्विस वाले जून के कागज और उस बेबी के कागज को मिलाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये तो इसी का बच्चा है, पर ये इससे अपना पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो जून से कहते हैं कि चुपचाप अपने बच्चे को सही से घर पे रखो, वरना पुलिस को बता देंगे तुम्हारी शिकायत। और तब ना चाहते हुए भी जून को उस बेबी को घर लेकर जाना पड़ जाता है, जहाँ उसके दोनों दोस्त भी आ चुके होते हैं पार्टी करने के लिए। और उन्हें जब ये माजरा पता चलता है दोस्तों, तो वो बेबी को बड़े गौर से देखते हैं और कहते हैं कि इसका तो नाक नक्श सब बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कोई जरूरत ही नहीं है डीएनए टेस्ट करवाने की। तभी जून अपने घर पे मिनी को देखता है दोस्तों और पूछता है कि अब इसको किसने बुला लिया। तो जंगू बताता है कि दरअसल ये ना मुझसे रास्ते में टकरा गई थी, और जब उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो मैंने बता दिया मैं तुम्हारे घर के लिए पार्टी में आ रहा हूँ, तो ये भी चिपक गई कि मैं भी आऊंगी। अब जून मिनी पे गुस्सा हो जाता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे मेरी माँ। तो वो कहती है कि देखो मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे हमारे बेबी के बारे में, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे बिना ही बेबी कर लोगे। खैर ऐसा कहा जाता है ना कि जब आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसको एंजॉय करना चाहिए। देखो तुमने चिल्लाकर बच्चे को डरा दिया ना, लाओ बेबी मुझे दो। तो वो भी बड़ी नौटंकी करती है दोस्तों, आओ बेबी चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बच्चा मिनी की गोद में जाते ही चुप हो जाता है, जिससे जून को लगता है कि ये मिनी इतनी बेकार भी नहीं है, कम से कम बेबी को तो संभाल लेगी। तो वो दूसरे रूम में जाकर बेबी को टहलाकर बॉयज के पास आ जाती है। तो देखती है ये लोग तो आराम से दारू पार्टी कर रहे हैं, तो वो फिर से ज्ञान देती है कि शराब पीना इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। और जून अब तो तुम्हें एक बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी मिल गई है, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ताकि तुम फिर बच्चे का भी ख्याल रख पाओ। बच्चे को सुलाकर फिर मिनी चली जाती है अपने घर और अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आपको ऐसा दामाद चलेगा क्या जिसके पास पहले से एक बेबी हो। तो उसकी मॉम कहती क्या बक रही हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं दोस्तों, जून को बाइक से जाते हुए वो बेबी को ले जाकर अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे की माँ हो, पर सारी की सारी इंकार कर देती है और सारी की सारी झापड़ भी लगा देती है उसको कि इतने दिनों से तो मेरी कोई खोज खबर नहीं हुई और आज मुंह उठा के आगे इस बच्चे को लेके। तब मजबूरी में दोस्तों जून को फिर से उस बेबी को घर पे लेकर आना पड़ जाता है। अब बेबी तो भूख के मारे रोता भी बहुत है, तो जून किसी तरह पाउडर दूध बनाकर उसे पिलाने की कोशिश करता है, पर बेबी बिल्कुल हाथ पैर चलाकर उसको मारता है। दरअसल बेबी को भूख नहीं लगी है, उसने पॉटी कर दी है। अब वो चाहता है कि जून उसकी पॉटी साफ करे, पर वो बेवकूफ तो उसको और दूध पिलाने की कोशिश में जुटा होता है। अब जून को फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आता कि इसको चाहिए क्या, तो वो कॉल लगाता है मिनी को और उसे इसी वक्त अपने घर पे बुलाता है। जिसके बाद वो बताती है कि जब भी बेबी रोए तो सबसे पहले उसका डायपर चेक करना चाहिए, सारा कुछ क्लीन करने के बाद उसे दूध पिलाना चाहिए और फिर उसको लटाकर उसके पेट को सहलाना चाहिए, फिर उसे बिठाकर उसके बैक पे हल्के हाथ से थपथपाई करनी चाहिए। और सुनो, अगर तुम्हें पता ना चले कि बेबी को भूख लगी है या नहीं, तो फिर हल्के से अपनी फिंगर से बेबी के माउथ के पास टैप करना। अगर वो भूखा होगा तो तुम्हारे फिंगर को दूध समझकर पीने के लिए मुंह खोलेगा। ये सब करते हुए मिनी जून को समझा रही होती है और जब वो फिर जून को और देखती है ना तो हैरान, क्योंकि वो तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। उसने लगता है मिनी की एक भी बात ध्यान से नहीं सुनी। अब आधी रात को दोस्तों बेबी को फिर से रोते हुए देखते हैं, जिससे जून की नींद खुल जाती है। मिनी भी अपने घर जा चुकी होती है, इसलिए जून को समझ नहीं आता कि इस बच्चे का अब क्या करूं। फिर वो थोड़ा दिमाग लगाता है और बेबी को कूड़ेदान के पास छोड़कर भागने की कोशिश करता है, ताकि जब कोई दूसरा आदमी रोते हुए बच्चे को देखे तो उसे अपने पास रख ले या पुलिस को इन्फॉर्म करे। वो कुछ भी करे, कम से कम मेरा तो पीछा छोड़ेगा, ये मेंटेलिटी होती है जून की। पर मोहल्ले का जो कचरा साफ करने वाला होता है वो जाग जाता है और कहता है कि आज कचरा फेंकने वाला दिन नहीं है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी फेंकते हो तो आप पे फाइन लगेगा। जिससे जून डर जाता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तो कुछ फेंकने थोड़ी आया था, मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि लोग कूड़ेदान में आजकल काम की चीजें भी फेंक देते हैं, तो कहीं मेरे काम की कोई चीज मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद तो जून दबे पांव वहां से भागने लगता है। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी जेम्स से वो टकरा जाता है। उसके पास भी एक बेबी होता है, जिसे वो रात में ठिकाने लगाने के लिए ही निकला था दोस्तों। अब ये दोनों एक दूसरे को पहली झलक में देखकर ही सारा खेल समझ जाते हैं। फिर ये एक टपरी पर जाते हैं और वहां बैठकर अपनी अपनी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। वो अधेड़ उम्र का आदमी कहता है कि अगर आज मैं किसी से ये कहूंगा ना कि मेरे पास ये बेबी है क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि इस बेबी को कहीं छोड़ कर आऊं या किसी ऑर्फनेज में दे दूं और उसके बाद मैं खुद मर जाऊं, पर तुमसे मिलकर मेरा नजरिया बदल गया। तुम तो अभी जवान हो,
अपने बेबी को पाल सकते हो। तभी इनकी नजर पड़ती है एक और आदमी पे जिसका नाम कैन था। कैन अपने बेबी को लेकर जा रहा होता है और एक ही नजर में ये लोग उसको भी पहचान जाते हैं कि ये भी हमारी ही तरह मजबूर है दोस्तों, इसीलिए उसे भी बिठाकर उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं ये लोग। पर ये आदमी तो इन दोनों पे भड़क जाता है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं अपने बच्चे को मारना चाह रहा था या उससे छुटकारा पाना चाह रहा था। अरे ये मेरा बेटा है, ठीक है, भगवान ने मुझे लेट से बाप बनाया पर बनाया जरूर है। बकवास करते हो, ये मेरा राजा बेटा है, मैं तो इसको वॉक पे लेकर जा रहा था। और हाँ सुनो, मैं एक बेबी केयर फैसिलिटी चलाता हूँ जहाँ पे हम सिंगल फादर्स को बेबी केयर करना सिखाते हैं, तुम दोनों भी जरूर आना। इससे इन दोनों का तो मुंह ही बन जाता है। अगले दिन की बात है दोस्तों, लगातार 2-3 दिन से स्कूल न जाने की वजह से स्कूल से जून को कॉल आ जाता है कि क्यों नहीं आ रहा। तो जून क्या करता, बेबी को लेकर ही स्कूल आ जाता है। वो स्कूल के अपने लॉकर में बेबी को रखने की कोशिश कर रहा होता है पर पियोन उसको देख लेता है और ये बात वो तुरंत ही बाकी के टीचर्स को भी बता देता है। तब जून को टीचर्स रूम में बुलाया जाता है कि भाई क्या सीन है। तो जून उनको समझाता है कि ये मेरा ही बेटा है, इसकी माँ का कोई अता पता नहीं है और मेरे माँ बाप भी मुझसे तंग आकर घर छोड़कर जा चुके हैं, इसीलिए अब मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है, साथ ही स्कूल भी अटेंड करना है और बाकी का काम भी करना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बहुत ही परेशान हो गया हूं। पहले तो टीचर को यकीन नहीं होता कि 18 साल का जून बाप बन चुका है और उसकी पढ़ाई जरूरी है, इसलिए वो लोग जून को बेबी के साथ क्लास अटेंड करने की इजाजत दे देते हैं। क्लासरूम में तो सारे स्टूडेंट्स बेबी को घेर कर बैठे होते हैं, सभी उसके साथ खेलने लगते हैं, मगर जब बेबी पॉटी कर देता है ना तो सभी उससे दूर भागते हैं। और जो क्लास का टॉपर स्टूडेंट होता है ना दोस्तों, वो इन लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहता है, क्योंकि इनकी आवाज करने की वजह से उसे कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। और तब उसे मजा चखाने के लिए जून बेबी की पॉटी वाला डायपर जाकर सीधे उस टॉपर की बुक्स में डाल देता है, जिससे टॉपर तो रो पड़ता है कि मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे। और फिर उसको चुप करवाने के लिए जून अपनी बुक उसको देता है। इसके बाद रात में जून जाता है मंगू से मिलने के लिए, जो कि स्कूल की फीस ना भर पाने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा होता है। बेचारा पार्ट टाइम जॉब ही करता है मगर फिर भी अपनी जरूरत भर के पैसे नहीं कमा पाता। दरअसल उसके डैड नहीं होते हैं और उसे अपनी और अपनी माँ के लिए कमाना पड़ जाता है। उसकी स्कूलिंग बंद ना हो इसके लिए जून अपने पैसे उसको दे देता है और ये वही पैसे थे दोस्तों जो कि जून के पेरेंट्स ने उसको खर्च करने के लिए दिए थे, मगर अब वो मंगू को दे चुका है, इसीलिए अब उसकी जेब खाली होने के कगार पर है। अब पैसे बचाने के लिए वो बाइक यूज करना बंद कर देता है, क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। अब एक रात की बात है, दिन भर क्लास और बाकी का काम खत्म करने के बाद रात में जून थक हार कर मेट्रो से अपने घर आ रहा होता है। तभी उसकी आंख लग जाती है और अनाउंसमेंट होता है कि ये दूसरा स्टेशन आ चुका है। इतना सुनते ही जून हड़बड़ाकर उठकर मेट्रो से बाहर निकलता है। मेट्रो तुरंत ही खुल जाती है और तब जून को रियलाइज होता है कि मैंने तो बेबी और अपना स्कूल बैग दोनों मेट्रो में छोड़ दिया। जल्दबाजी के चक्कर में जून तुरंत ही मेट्रो की ओर दौड़ता है, पर फिर रुकता और सोचता है कि मैं तो यही चाहता था ना कि मुझे उस बेबी से छुटकारा मिल जाए। सही तो हुआ मेरे साथ, मेरे तो बिना कुछ के ही सब हो गया, अब मुझे बस घर जाना चाहिए। पर जब जून घर जाता है ना दोस्तों, तो उसे वहाँ पे बेबी से रिलेटेड चीजें देखकर बेबी की याद आ जाती है। उसे बेबी की फिक्र होती है। काफी देर वो खुद को समझाता है कि नहीं नहीं नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, पर उसका दिल बोलता है कि नहीं भाई ये गलत हुआ। फिर वो चला जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ वो ऑफिसर को सच्चाई बता देता है कि मैं जल्दबाजी में अपना बेबी मेट्रो में भूल गया। ऑफिसर कहता है तुम्हारा बेबी, पर तुम तो अभी खुद बच्चे हो। वो कहता है नहीं मैं 18+ हूँ। और ऑफिसर कहता है कि अबे मैं तो 30+ हूँ, पर मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और तुम बाप बन के घूम रहे हो, बताओ। तभी वहाँ पे जून की टीचर आ जाती है, जिसे गलती से दोस्तों ऑफिसर ना जून की वाइफ समझ लेता है और कहता है कि आपको शर्म नहीं आती अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ ये सब करते हुए। अब टीचर शर्मिंदा हो जाती है। तो बात दोस्तों दरअसल ये है, जैसे ही मेट्रो दूसरे स्टेशन पे पहुंचा, मेट्रो में मौजूद लोगों ने बेबी को मेट्रो स्टेशन के स्टाफ के हवाले कर दिया था, ये बताते हुए कि इसके साथ जो लड़का था वो पिछले स्टेशन पे उतर गया। इसके बाद मेट्रो स्टाफ ने उस बच्चे को पिछली स्टेशन के पुलिस चौकी में भेज दिया था। और अब क्योंकि जून सामने से क्लेम करने आ गया है और बेबी के साथ जून का ही बैग मिला था, उसमें उसका स्कूल ID कार्ड भी होता है और एक पुलिस वाले ने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे टीचर को यहाँ पे आना पड़ा। खैर जो भी हो, बेबी को किसी तरह दोबारा जून के पास भेजा जाता है, पर अब वो कुछ भी खाने पीने के मूड में नहीं होता। लगता है वो अपने डैड से नाराज हो गया है और उससे बदला लेना चाहता है। और जब बेबी फॉर्मूला मिल्क पीने से इनकार कर देता है ना, तो जून उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जो कि उसे ब्रेस्ट फीड करवाने को कह देते हैं। अब जून को समझ नहीं आता कि किससे मदद मांगू। पहले वो मिनी के बारे में सोचता है कि शायद वो दे दे, लेकिन फिर वो सोचता है नहीं ये सही नहीं है। इसलिए जून जाता है नजदीकी हॉस्पिटल में और वहाँ से वो उन लोगों की डिटेल्स मांगता है जिन्हें हाल फिलहाल में ही बच्चा हुआ है। इसके बाद वो सीधा उनके घर का दरवाजा खटखटा कर कहता है कि मुझे आपका दूध चाहिए, जिसकी वजह से जून को कई थप्पड़ भी पड़ते हैं। और तब उसको रियलाइज होता है कि मैं किसी से डायरेक्टली तो दूध मांग नहीं सकता। तो वो एक मोटी लेडी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताते हुए अपनी मजबूरी गिनवा कर अपने बेबी को दूध पिलाने की रिक्वेस्ट करता है, तो वो किसी तरह मान जाती है।
फिर जून जाता है कैन के सिंगल डैडी क्लब में, जहां जेम्स और उसके जैसे और भी कई सारे डैड्स आए होते हैं। वो लोग वहां पे बेबी के बारे में कई सारी बातें सीखते हैं, साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में भी सब कुछ सीखते हैं। जिसके बाद जून मिनी के साथ अपने बेबी को वैक्सीन लगाने के लिए लेकर जाता है। तो वहां पे एक लेडी मिनी से पूछती है घर पर कितने बच्चे हैं, तो वो कह देती है 9। अब उस लेडी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि बताओ ये लड़की 9 बच्चों की माँ है, यहाँ एक बच्चे में तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अब उन्हें कौन बताए कि मिनी के 9 बच्चे नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स के 9 बच्चे हैं। खैर वैक्सीन लगाने के बाद जून की जेब पूरी तरह से हो जाती खाली, इसीलिए वो मिनी को घर भेज देता है और खुद मंगू के जान पहचान का यूज करके एक होटल में वेटर की पार्ट टाइम जॉब करता है। बेचारा बच्चे को गोद में टांग कर सर्व करने जाता है, जिससे बहुत सारे लोग उसके हार्ड वर्क को देखते हुए उसे ज्यादा टिप्स देते हैं। दूसरी ओर क्लास का टॉपर जून से बदला लेने का प्लानिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम इसी स्कूल की बोर्ड मेंबर है। वो उन्हीं से कहकर जून को स्कूल से इस बेसिस पे निकालना चाहता था कि स्कूल में एक बेबी को लाने से स्कूल की पढ़ाई का एनवायरनमेंट खराब होता है। ये चीज मिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो टॉपर को लंगड़ी फंसा कर गिरा देती है, पर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जल्दी एग्जाम आने वाले होते हैं, इसलिए स्कूल में बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ना हटे, इसीलिए जून को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। बेचारा और परेशान और स्कूल से सीधा घर जाने के बजाय शराब पीने चला जाता है। रात में जब वो अपने घर पे जाता है तो वहाँ मिनी उसका इंतजार कर रही होती दरवाजे पे, पर वो फिलहाल उसे फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उल्टे पाँव ही लौटने लगता है। तभी वो टकरा जाता है मिनी के डैड से, जो कि उसे साइड में लेकर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरी बेटी ने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें काफी हैंडसम हो, पर सुनो मेरी बेटी का दिल मत तोड़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो जून को मिनी के बारे में बताते हैं कि वो शुरू से ही एक होनहार स्टूडेंट थी। होनहार नहीं, जीनियस वर्ड यूज करना ज्यादा सही रहेगा, जिसकी वजह से टीचर्स भी उससे घबराते थे। वो मिनी को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे, क्योंकि वो बड़े हार्ड सवाल पूछा करती थी। उसके सवालों का जवाब न देने की वजह से मिनी का पढ़ाई में से इंटरेस्ट खत्म हो गया और उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। पर तुम्हारी वजह से वो दोबारा स्कूल जा रही है, इसीलिए मैं काफी खुश हूँ। अब जब जून दोस्तों अपने घर जाता है तो देखता है कि मिनी तो जा चुकी है, मगर दरवाजे पे उसने एक नोट छोड़ दिया है कि चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी ओर हम जून के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि इसी शहर के एक पब्लिक स्टे में रह रहे हैं। वहाँ मिनी के पेरेंट्स भी जाते हैं और उनका एक बच्चा गलती से मिनी की मॉम से टकरा जाता है, तो वो काफी गुस्सा हो जाती है कि पब्लिक में रहने का तमीज नहीं है, कैसा बच्चा है। तो मिनी की मॉम भी जून की मॉम से भिड़ जाती है और कई झमेला करने लग जाते हैं दोनों। पर जब मिनी के डैड जून के डैड को देखते हैं तो तुरंत ही पहचान लेते हैं और अपनी वाइफ को बता देते हैं कि नेवी में ये मेरे सीनियर थे। जिसके बाद दोस्तों ये लोग लड़ाई झगड़ा भूलकर अच्छे से बातें करते हैं। फिर ये बातों ही बातों में बताते हैं कि पता है मेरी बेटी का एक फ्रेंड है जो कि 18 साल का एक स्टूडेंट है और वो बाप बन गया है। उसकी ना तो वाइफ का पता है और ना ही पेरेंट्स का, इसीलिए हमारी बड़ी बेटी मिनी उसकी हेल्प करने जाती है बच्चे की केयर करने के लिए। ये कहानी सुनकर जून के पेरेंट्स बड़े हैरान कि बताओ कोई इस उम्र में बाप कैसे बन सकता है, पता नहीं उस लड़के के माँ बाप ने उसको क्या संस्कार दिए होंगे। ये कहानी सुनकर जून की मॉम को तो अपने ही बेटे की चिंता सताने लग जाती कि पता नहीं मेरे बेटे ने क्या क्या कांड करके रखे होंगे। और यहाँ घर पे तो जून अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर उन्हें मिस करते हुए रोए जा रहा होता है। ये सिचुएशन अकेले हैंडल कर पाना जून के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। उसे स्कूल से निकाल दिया गया, पार्ट टाइम जॉब से भी निकाल दिया, दूसरी जगह पे जॉब मिल भी रही है, पर बेबी को वर्क पे नहीं लाने को कहा जा रहा है। जून के पास पैसे भी नहीं होते ज्यादा। फिर अगले दिन दोस्तों जून की मॉम जाती है अपने घर पर, वहाँ उसे दिखती है मिनी जिसके हाथ में बेबी होता है। जून की मॉम उससे पूछती है कौन हो बेटा और ये बच्चा किसका है, तो वो बता देती है ये मेरा घर तो नहीं है, पर ये बच्चा इसी घर के मालिक का है। और इतना सुनते ही जून की मॉम को अपने हस्बैंड पे डाउट हो जाता है। वो तुरंत वापस आकर अपने हस्बैंड पर नूडल्स की बॉल उसके सर पे पलट देती है और कहती है ये भी कोई उम्र है धोखा देने की, तुमने किसको प्रेग्नेंट किया है बताओ। इधर जून पैसे की कमी होने की वजह से एक शराबी के पर्स पे अपना हाथ साफ करता है। जब वो शराबी उसको रुकने को कहता है ना, तो जून भागकर एक गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है ड्राइवर जल्दी से गाड़ी भगाओ। पर जब वो ड्राइवर की ओर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जल्दबाजी में किसी टैक्सी में नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी में बैठ गया था। जिसके बाद क्या होना था, जून को कर लिया जाता है अरेस्ट और फिर से जून की क्लास टीचर को ही फोन लगाया जाता है, क्योंकि जून के पेरेंट्स का तो कोई अता पता है नहीं। और इस बार फिर से वो पुलिस ऑफिसर टीचर को बार बार बच्चे की माँ कहकर बुला देता है, जिससे टीचर काफी इरिटेट हो जाती है और चिल्ला भी देती है। फिर वो जून को छुड़ाती है और काफी सुनाती है कि अब तुम इस हद तक गिर गए हो कि लोगों की पॉकेट मार रहे हो बताओ। फिर जून उन्हें अपनी मजबूरी बताता है, जिसे जानने के बाद वो कुछ पैसे जून को दे देती है और पैसे मिलते ही जून जाता है सबसे पहले अपने लिए सिगरेट लेने के लिए। तभी उसे बेबी का ख्याल आता है और वो उसकी जरूरत का सामान उसके लिए खरीद लेता है। फिर जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि पेरेंट्स आ चुके हैं। उन्हें देखते ही जून बिल्कुल रोना शुरू कर देता है दोस्तों।
वो अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताता है तो वो सोल्यूशन देते हुए कहते हैं, कल से तो तुम सबसे पहले अपना स्कूल शुरू करो, बेबी को हम संभाल लेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अगले दिन जून की मॉम कहती है, मैं संभाल लूंगी बेबी को, तुम स्कूल जाओ। फिर वो अपने डैड के साथ स्कूल जाता है, जहाँ उसके डैड प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं जून को वापस स्कूल में रखने के लिए। तभी जून को उसकी मॉम कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है, क्योंकि शायद बच्चे को तेज बुखार आ गया था। और जब जून हॉस्पिटल जाता है तो अपनी मॉम पे खूब चिल्लाता भी है कि मैंने सुबह ही कहा था कि बच्चे को मैं देख लूंगा, पर आप लोगों ने मुझे स्कूल भेज दिया। मॉम, आपको सर्दी थी ना, उसी वजह से मेरे बच्चे को फीवर हो गया। इस तरह से अपनी मॉम से बेइज्जती से बात करते हुए जून के डैड उसको एक झापड़ लगाते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि इस तरह से कोई बात करता है अपनी मॉम से। फिर जून अपने घर जाता है और वहीं अपनी मॉम की डायरी देखता है, जिसमें उन्होंने जून के बचपन की सारी बातें लिखी होती है कि कैसे जून को फीवर हो गया था। ये भी लिखा होता है कि मेरे बच्चे का बदन आग की तरह तड़प रहा था और उसे इस हालत में देखकर मेरा कलेजा जल रहा था। काश उसका ये दर्द मैं ले लेती। जिसे पढ़कर जून इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से माफी भी मांगता है। वो भी एक माँ होने के नाते जून को माफ कर देती है। मगर जून अभी भी परेशान है दोस्तों, क्योंकि बच्चे की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तब उससे मिलने के लिए मंगू आ जाता है और एक रात से पर्दा उठाता है कि दरअसल ये सब परेशानी तुम्हें मेरी वजह से हो रही है। वो बच्चा दरअसल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, पर मैं अपनी गरीबी के आगे मजबूर था, इसलिए मुझे लगा कि उसकी परवरिश तुम ही सही कर सकते हो। इतना सुनने भर की देरी थी कि जून मंगू की पिटाई करने लगता है। वो उस पे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी वजह से जून को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। पर अब जब उसको सारी सच्चाई पता चल चुकी है तो बेबी की तबीयत ठीक हो जाने के बाद वो बेबी को मंगू को वापस दे देता है। जिसके बाद दोस्तों जून का दिल तो नहीं लगता, पर वो अपने दिल पे पत्थर रख लेता है कि नहीं, मैं उस बच्चे का असली बाप थोड़ी हूँ, उसे अपने बाप के पास होना चाहिए जो कि मंगू है। जून को काफी लोग समझाते हैं मगर वो नहीं मानता। फिर एक रात जून खुद से ही जाता है मंगू के घर और घर के बाहर से बेबी की आवाज सुनने की कोशिश करता है। तो उसे बेबी की आवाज तो आती है, साथ ही मंगू की भी आवाज आती है, जो कि अपनी बीमार माँ से कह रहा होता है कि माँ, हमारी हालत इतनी खराब है, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को जून की झोली में डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने बच्चे की परवरिश सही से नहीं कर पाऊंगा। अब उसने तो इनकार कर दिया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बच्चे को एडॉप्शन में दे दूं। फिर देखते देखते दोस्तों कुछ ही दिनों में मंगू बेबी को एडॉप्शन में डाल देता है। फिर एक अमेरिकन कपल उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगले दिन वो उसको अपने साथ वापस अमेरिका ले जाने वाले होते हैं और जून के पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स सभी उसको समझाते हैं कि जाओ जाकर एक बार मिल लो बेबी से, पर जून नहीं जाता। फिर आखिरी मोमेंट में जून को रियलाइज होता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। भले ही वो मेरी औलाद नहीं है, पर फिर भी मैंने इतने दिनों तक उसको अपना समझ कर पाला। इसलिए वो तेज रफ्तार में बाइक चलाकर सीधे पहुंच जाता है एयरपोर्ट और सिक्योरिटी गार्ड से झमेला भी कर लेता है। जून को देखकर बेबी भी उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और वो भी रोता है, जिससे अमेरिकन कपल समझ जाते हैं कि ये दोनों इमोशनली काफी अटैच्ड हैं, हमें इनको अलग नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जून फैसला करता है कि अब से ये ना तो सिर्फ मेरा बेटा है और ना ही सिर्फ मंगू का, बल्कि ये हम सबका है। इसीलिए एक हफ्ते के लिए हम सभी इसको अपने पास रखेंगे, जिससे जून, चंगू, मंगू और मिनी सभी बड़े खुश होते हैं। इनके पास खुश होने का एक और रीजन था दोस्तों, मिनी ने इस बार एग्जाम में टॉप किया होता है। वहीं वो अभी भी जून से प्यार करती है, इसलिए वो बातों ही बातों में जून से किस कर लेती है और भाग जाती है वहां से। फिर जून भी स्माइल करता है, यानी इतने दिनों तक साथ रहने की वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहीं पे होती है कहानी खत्म। मजेदार थी ना? बाकी आप बताइए कैसे लगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।